आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? सर्किल। ठीक है, अब देखो सर्किल जो है टू डायमेंशनल शेप है। सर्किल में ये सेंटर होता है और सारा पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पर, सर्किल से इक्वल डिस्टेंस पर आता है। तो जो कंस्ट्रक्शन बनता है उसको सर्किल कहते हैं। When all points are situated at equal distance from center, तो ये जो है the locus of point, locus माने हो गया path, locus of the point are situated at equal distance from center is called circle। माने बिंदुओं को ऐसा पथ जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा, है ना। अब क्या है, ये हो गया x, ये हो गया क्या चीज? अब इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा? जब इसके सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है? 0, r इक्वल टू हो गया रेडियस ऑफ सर्किल, है ना। हम एक पॉइंट में, बहुत सारा पॉइंट से बनेगा सर्किल ना। एक पॉइंट लिए P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, ये हो गया x, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y, हो जाएगा सर्किल का सेंटर, ये रेडियस है। तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड सेंटर कोऑर्डिनेट 0, तो CP बराबर क्या होगा? स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, इन ट्रायंगल CLP, तो CP बराबर क्या होगा? स्क्वायर इक्वल टू LC स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर हो जाएगा। तो R स्क्वायर इक्वल टू X स्क्वायर प्लस y square, दिस कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। This is called equation of, जिसका सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0, चलो एग्जाम्पल हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये किसको, ऐसा इक्वेशन कहीं देखो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसके से सर्किल अगर ड्रॉ करना रहेगा, जैसे ड्रॉ कर दो, जिसके सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, रेडियस कितना होगा? 4, नहीं, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना। इसका सेंटर कोऑर्डिनेट 0, 0 होता। अब इक्वेट करो इसको, r स्क्वायर इक्वल टू 4, r स्क्वायर इक्वल टू 4, r बराबर कितना? 2, समझ गए? रेडियस क्या हो जाएगा? 2, ठीक है, इक्वेट कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन को, इक्वेट करके इसी इक्वेशन को r स्क्वायर बराबर 4, r इक्वल टू 2। समझ गए? एरिया ऑफ सर्किल जानवे करती हो, क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल? एरिया ऑफ सर्किल बराबर पाई
मान लो इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, पूछा जाए कि इससे बता कीजिए एरिया ऑफ सर्किल कितना हो। इक्वेशन ऑफ सर्किल दे रहा है, रेडियस पता चल गया कितना, एरिया ऑफ सर्किल पाई गुना 2 का स्क्वायर बराबर 4 पाई यूनिट का एरिया है ना, समझ गए। इक्वेशन ऑफ सर्किल है तो तुम एरिया निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ सर्किल से रेडियस निकल जाए, रेडियस निकल जाए तो एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का शेप होता है अंडाकार, टू डायमेंशनल शेप, समझ गए। यह शेप इलिप्स का एक्स वाई सेंटर कोऑर्डिनेट 0, यह डिस्टेंस हो गया ए डिस्टेंस हो गया बी। ठीक है, इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, बड़ा लाइन है ना, ए लंबाई जाता है बी से, तो ए कहलाएगा सेमी मेजर एक्सिस, तो बी कहलाएगा सेमी माइनर, समझ गया। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू हेयर ए ग्रेटर देन क्या है। अब मान लो कि इफ बी ग्रेटर देन ए हो जाए, ठीक है, तो इलिप्स ऐसे बन जाएगा। अब मेजर एक्सिस हो जाएगा बी और माइनर एक्सिस कौन हो जाएगा, एक्स डैश वाई सेंटर कोऑर्डिनेट, ये हो गया माइनर, अब ये हो गया क्या चीज, कैसे रखती है, ये हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी होगा तो क्या होगा, सेमी मेजर, ये लिखा हुआ है सेमी मेजर एक्सिस, बी हो गया सेमी माइनर एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है 0, अब अगर इफ बी अगर ए से बड़ा हो जाए तब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेजर एक्सिस और ए हो जाएगा माइनर एक्सिस, तब इलिप्स ऐसा बनेगा। ठीक है, अब यहां लिख देंगे हेयर इस फिगर के नीचे बी इक्वल टू सेमी मेजर और ए इक्वल टू सेमी माइनर, समझ गया। अब इक्वेशन तो ही रहेगा, इक्वेशन क्या रहेगा, नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा, सरफेस एरिया ए इक्वल टू पाई ए गुना पाई ए,
अगर ए और बी अगर सेम हो जाएगा तो ये सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? सर्किल। क्या जब ए बराबर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। चलिए फाइंड सरफेस एरिया ऑफ ellipse having equation x square by 9 y square by 4 equal to ऐसे इक्वेशन दे दिया। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। क्या हो? एक्स स्क्वायर बाय प्लस वाई स्क्वायर बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। हियर ए बराबर 3 बी बराबर कितना? फिगर दिखाना चाहते हैं। ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर है, ए बराबर 3 हो गया। 2 का स्क्वायर है, यहाँ बी का स्क्वायर है, बी बराबर 2 हो गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन से दिया गया इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, इससे ए और बी निकल गया। अगर हम ग्राफ दिखाना चाहते हैं तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये बड़ा है ना, y कोऑर्डिनेट 0, ये बड़ा है 3 हो गया। ये क्या हो जाएगा? मेजर एक्सिस 3 माइनर एक्सिस। क्या एरिया पूछता है? एरिया इक्वल टू पाई ए का वैल्यू 3 यूनिट लिख दो, 2 यूनिट लिख दो इनटू 2 तो 6 पाई एरिया है ना, तो यूनिट समझ गए? एक ग्राफ जो होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका ग्राफ पैराबोला होगा। ये ऐसा, ये स्ट्रक्चर y, ये स्ट्रक्चर पैराबोला है। समझ गया? ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस से क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। किसके वक्त? y एक्सिस के वक्त सिमेट्रिकल ना, तो y एक्सिस से जैसा राइट वैसा ही सिमेट्रिकल, यानी एक जैसा। जैसे दर्पण में अपना फेस देखती है तो सिमेट्रिकल इमेज बनता है, जैसा हो वैसा ही इमेज बनता है। पूरी तरह से हम मिरर रख दोगी ना, देखकर इमेज इधर बन जाएगा। इक्वल डिस्टेंस बनता है ना प्लेन में, से इक्वल साइज वर्चुअल है ना। इन्वर्टेड की इरेक्ट इमेज क्या बनता है प्लेन में से? इन्वर्टेड की इरेक्ट इन्वर्टेड तो चेहरा नीचे दिखाई देगा। इरेक्ट माने सीधा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। समझ गए? और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। मिरर कर लेना ठीक से, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर से कहाँ ऑब्जेक्ट रखने का इमेज बनता है। लेंस में ये सब पूछेगा, पढ़ी थे कुछ। अब इक्वेशन क्या होगा? y बराबर 4ax स्क्वायर, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है।
y इक्वल टू 4a X का स्क्वायर. एक्स स्क्वायर. समझ गया? ये क्या है? पॉजिटिव कॉन्स्टेंट. ये क्या है? पॉजिटिव कॉन्स्टेंट. समझ गया? अगर मान लो कि निगेटिव हो जाए, अगर निगेटिव हो जाएगा तो ये उलट जाएगा नीचे की तरफ. y does x y equal to 4a here 4a equal to निगेटिव होगा तो उल्टा हो जाएगा. समझ गया? अब सिमेट्रिकल जान ही रहा है y एक्सिस. तो ऐसा इक्वेशन कहीं भी देखोगे तो क्या कहा दोगे? पैराबोला का इक्वेशन y इक्वल टू 4a एक्सिस. चलिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन. जीबी का तुम जीबी करती है ना, उसका स्ट्रक्चर ये पैराबोला स्ट्रक्चर ऐसा नहीं. समझ गए? यही स्ट्रक्चर पैराबोला. ये स्ट्रक्चर जो है पैराबोला स्ट्रक्चर. थोड़ा सा कर्व होना चाहिए था, स्ट्रेट है. समझ गए? ऐसा ही स्ट्रक्चर को हम लोग पैराबोला. एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा होगा? नीचे की तरफ ऐसा दिखा देंगे. y does x y equal to minus 2x. पैराबोला. पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, समझ गए? ये पैराबोला याद रखना. dy by dx. अच्छा, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट फॉर्म पढ़ लिए थे, डिवीजन फॉर्म पढ़ लिए थे, डिफरेंशिएशन जान गए थे. पहले डाल दो. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by आखिर हम dy by dx क्यों फाइंड करते हैं? ठीक है? मान लो कोई फंक्शन है f y डिपेंड्स ऑन X. y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर. हो गया. इधर मान लो कि ऐसा करवाया पैराबोला कैसा कर है ना, इधर नहीं दिखाया. मान लो दिस पॉइंट इज P1 पॉइंट. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, x होगा, y होगा. x में अगर चेंज कर दें डेल्टा x का तो y में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि x में चेंज करेंगे डेल्टा x का तो y में चेंज होगा. पॉइंट चेंज कर दिया, कोऑर्डिनेट हो गया x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y. अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया. क्या ड्रॉ किया? स्ट्रेट लाइन. यह स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से कितना के बना रहा है? अल्फा. अल्फा. दिस पॉइंट इज द P2 पॉइंट. यहाँ से इसके परपेंडिकुलर डाल दिए, ये n1 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? ये अल्फा है, देखिए क्या होगा? अल्फा होगा. दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट 0, 0. y depends on y is the function of X. y x पर डिपेंड करो. इसका ग्राफ x में चेंज किए डेल्टा x, Y.
वाई में चेंज हो गया डेल्टा वाई, तो पॉइंट बदल जाएगा। ए वाला डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा एक्स, ए वाला डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा वाई होगा। यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा एक्स होगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा। तो बताओ, तो ये वाला डेल्टा एक्स हुआ कि नहीं? ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा वाई होगा, यहाँ से यहाँ वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा? डेल्टा वाई होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। और दो पॉइंट से पास करता हूँ, यह स्ट्रेट लाइन है, वह पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, इधर क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अल्फा नहीं बना रहा, तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल P1 and P2 क्या होगा? tan अल्फा परपेंडिकुलर y this P2n upon P1 होगा। अब tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर डेल्टा वाई ठीक है। फिर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, अगर हम एक्स में बहुत छोटा सा परिवर्तन लाएं, चेंज करें, इसका मतलब डेट इज स्मॉलर चेंज इन एक्स, स्मॉलर चेंज इन एक्स, एक्स में स्मॉल चेंज होने के डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या होना चाहिए? जीरो। और डेल्टा एक्स टेंड्स टू जब जीरो चेंज होगा तब तो y में भी स्मॉल चेंज आएगा ना, आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट है तो इतना लिखो। अब देखो तो जब x में चेंज अगर बहुत छोटा करेंगे, डेल्टा x को जीरो के नजदीक ले जाएंगे, तो p2 किसके नजदीक आएगा? यहाँ लिखेंगे ड्यू टू दिस, ड्यू टू p2 किसके नजदीक आएगा? P1 के नजदीक। और e वाला छोटा हो जाएगा, जैसे मान लो e वाला पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ e छोटा हो गया और नजदीक आ गया, e छोटा हो गया और नजदीक आ गया। इसका p2 जैसे p1 नजदीक आ गया, ये वाला लंबाई क्या होगा? छोटा होते चला, घटते चला जाएगा। और जैसे p2 p1 के नजदीक आ जाएगा तो जानते हो क्या बन जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन जो है वह टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस बिकम्स थीटा, क्या बन जाएगा? P1 पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है x1 x कॉमा, ये बन जाएगा टेंजेंट। क्या बन जाएगा? ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। टेंजेंट, अब टेंजेंट पॉजिटिव, टेंजेंट का स्ट्रेट लाइन हो गया, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना ही बना रहा है? थीटा बना रहा है ना। इसका मतलब P2 को P1 के नजदीक जाने से अल्फा चेंज हो गया, क्या हो गया? थीटा हो गया। और जो लाइन देख रही था स्ट्रेट लाइन जो P1 P2 से पास कर रहा था, वह किस में कन्वर्ट हो गया? टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। तो अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन वी लिमिट, नो सर लिमिट लगा देंगे। अल्फा थीटा के नजदीक जा रहा है तो लिमिट, तो डेल्टा एक्स किसके नजदीक जा रहा है? जीरो के नजदीक, डेल्टा वाई बाई अल्फा थीटा के नजदीक, तो tan थीटा, ये हो जाएगा dy बाई क्या कहलाएगा? tan थीटा इक्वल dy बाई dx। अब tan थीटा बराबर हो गया, tan थीटा क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ, tan थीटा पढ़े थे स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट में थीटा एंगल बना रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट
P1 एट पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट है x, Y क्योंकि कर्व पर अलग अलग पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट अलग अलग होगा, पॉइंट बदलते चला जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट बदलते चला जाएगा। इसका मतलब इस स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर है? P पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है x, Y तो dy/dx क्या बताता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट को बताता है। तो पूछे dy/dx का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पार्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट है ना, P कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। जैसे देखो यहाँ सर्किल है, सर्किल देखो एक पॉइंट है यहाँ P1, दूसरा पॉइंट है ना, मान लो P1 P2 के नजदीक आना शुरू हो जाए, P1 टेंड्स टू P2 देखो इसको तो कॉर्ड कहेंगे। हाँ अभी कॉर्ड की लंबाई छोटा तरफ चला जाएगा, हाँ और नजदीक आएगा और छोटा होगा, और नजदीक आएगा और छोटा होगा, और P1 P2 के एकदम नजदीक आ जाएगा तो कॉर्ड नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के नजदीक आता है, वैसे केस में कॉर्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए? ये हो गया सर, तुम दिखा दो, ये पिक्चर दिखा देंगे। P1 P2 पे दिखाएगा तो कॉर्ड कन्वर्ट इनटू टेंजेंट, टेंजेंट में कन्वर्ट होगा। इस तरह से पहले ना टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे से हमेशा कितना डिफरेंस होता है? 90 डिग्री। सर्किल का सेंटर है रेडियस, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? नॉर्मल कहेंगे। सर्किल में दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट हमेशा नॉर्मल से 90 डिग्री पर बनता है। मान लो इस तरह का कर्व है, इस तरह के कर्व में क्या है? कहीं भी टेंजेंट डालोगे ना, टेंजेंट का स्लोप जो है ना, जैसे ए एंगल θ1 हो गया, यहाँ टेंजेंट डालो, ये θ2 हो गया, ठीक है। तो जैसे ऊपर जाओगे ना तो θ1 ऊपर जाओगे, थीटा बढ़ता चला जाएगा, कब चला जाएगा? थीटा बढ़ता चला जाएगा। जब यहाँ से डालते ऐसे डालते, ये हो गया θ2, तो सबसे छोटा बनेगा θ3, या इसको कर दो थीटा बस कर दो, θ1 θ2 है ना, सबसे कम हो गया। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, इधर x है तो थीटा बढ़ेगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बढ़ेगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बढ़ेगा और थीटा का जो भी वैल्यू आएगा, वह थीटा जो भी वैल्यू आएगा लेस देन क्या आएगा? 90 आएगा। यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर tan थीटा लिखेंगे, और tan थीटा का वैल्यू जो होगा बराबर dy/dx, और थीटा का वैल्यू लेस देन 90 होगा तो ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0। अब इस केस में क्या हो रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इंक्रीज, dy/dx का वैल्यू क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। हियर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इंक्रीज, समझ गया ना? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ऐसे फंक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसका dy/dx 0 से बड़ा होगा, और 90 जिसका स्लोप जो है हमेशा बढ़ते चला जाए, उसको कहते हैं दिस टाइप फंक्शन इज कॉल्ड increasing
इंक्रीजिंग क्या होगा? समझ गया? क्या करेगा? ई नहीं होगा, हाँ? ई नहीं होगा, ऐसे ही होगा। इंक्रीजिंग है ना, एक ऐसा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीज करता हुआ फंक्शन जिसमें x को बढ़ाने पर y का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब यहाँ हमेशा हर पॉइंट पर स्लोप क्या चला जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। या स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज करते चला जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या करते चला जाएगा? इंक्रीज करते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। अगर ऐसा कर्व होगा, ऐसा कर्व होगा, ऐसा कर्व होगा जिसमें स्लोप और टेंजेंट क्या चला जाएगा? हटते चला जाएगा। देख रहा है, यहाँ टेंजेंट डालो, थीटा 1, यहाँ टेंजेंट डालो, देखो तो एंगल पर घट गया। हाँ, here थीटा 1 ग्रेटर देन, यहाँ स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ऑफ टेंजेंट डेल स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? ऐसा कर्व, अगर नीचे से ऐसे की तरफ ऐसा कर्व हो जाए, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? डिक्रीज। और ऐसे कर्व अगर ऊपर की तरफ जाए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और ऐसा कर्व है, इसको कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, या एक्स ना टेंजेंट डालो, थीटा क्या हो गया? 90 से बड़ा हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर क्या लिखेंगे? tan थीटा। और थीटा जब 90 से बड़ा होगा तो dy dx क्या हो जाएगा? थीटा 90 से बड़ा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। Here थीटा ग्रेटर देन 90, देन tan थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब dy dx भी क्या होगा? तो dy dx नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या होता है? इसका x बढ़ने पर y क्या हो रहा है? घट रहा है। जैसे x बढ़ा रहा है वैसे y नीचे आ रहा है ना, इसको कहते हैं, हो गया डिक्रीजिंग। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो देखो किसी का dy dx क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए तो बताएगा कौन सा फंक्शन? डिक्रीज। मतलब x बढ़ाने पर y का वैल्यू घट रहा है, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन को बताएगा। और जिसका dy dx 0 आ जाए, इसका मतलब है कि कांस्टेंट हो गया। जैसे देखो यहाँ x है, अब यह स्ट्रेट लाइन, यह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है x के पैरेलल, इसके पैरेलल x के पैरेलल, तो y क्या हो गया मेरा? कांस्टेंट हो गया। तो dy dx बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया? 0। इसका tan थीटा, ऐसे भी थीटा क्या बनेगा? दो पैरेलल लाइन के बीच का 0 तो dy dx क्या हो जाएगा? 0 नहीं होगा। तो जो इसका x बढ़ने पर y क्या है? कांस्टेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जिसका dy dx 0 आ गया, इसका तो वह लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा। और तीसरा ये हो गया y बराबर कांस्टेंट, y बराबर and x चेंज, x बराबर कांस्टेंट ना, x इक्वल टू यहाँ से यहाँ का दूरी कांस्टेंट ना,
मैंने y बदल रहा है लेकिन x में कोई चेंज नहीं हो रहा। यहाँ क्या हो रहा था, x चेंज कर रहा था लेकिन y में कोई चेंज नहीं है। अब हम dx by dy को डिफरेंशिएट करो, बराबर 0 होगा। हाँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं dy by dx बराबर 1 by 0। हाँ, उलट ऊपर से जब उलट दिए, अब हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन dy by dx बराबर क्या पढ़े थे, tan बराबर क्या होगा, हो जाएगा 1 by 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। हाँ, थीटा क्या बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री बन रहा है। थीटा इक्वल टू 90, स्लोप बराबर क्या लिखेंगे, tan 90 हाँ, tan 90। लिख देंगे ऐसे, हाँ, और स्लोप बराबर क्या हो जाएगा dy by dx इंफिनिटी। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे dy by 1 by इंफिनिटी। अब क्या हो जाएगा dx by dy बराबर 1 by इंफिनिटी 0, तो dx बराबर 0, x बराबर क्या हो गया कांस्टेंट होगा तब डिफरेंशिएट करें 0 आएगा। इसका मतलब है कि अगर x कांस्टेंट है तो स्लोप इनफाइनाइट है, अगर y कांस्टेंट है तो स्लोप 0। समझ गए, ये x है, इधर क्या है, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, कोऑर्डिनेट है 2, 1 ऑन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, तो सबसे क्या कहता है फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2, 1 ऑन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, है ना। तो सबसे पहले एक इक्वेशन किसका है, सर्किल का है ना। तो पहले यहाँ से dy by dx निकालो, here तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy by x स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन w माने विथ और माने रिस्पेक्ट टू x, तो d कांस्टेंट का क्या हो गया, 2x हो जाएगा, यहाँ y या x से डिफरेंशिएट करना होगा, जो यहाँ वही यहाँ रहना चाहिए। dy by कांस्टेंट का 0 हो गया, अब तो कर सकते हैं, क्या लिखेंगे y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में, y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का 2x कैसे लिखे रहे, कैसे लिखे, x स्क्वायर का 2x n x n 2 n x n minus 1, तो प्राइस नहीं कर सकती है, n बराबर कितना है 2 into y 2 minus 1, बोलोगी ना, तो भुला गई,
2x प्लस 2y dy बाय dx बराबर 0। अब एक इधर ले जाएंगे 2x बराबर माइनस 2y dy बाय dx हमको क्या चाहिए, हमको dy बाय dx dy बाय dx चाहिए। ये dy बाय dx बराबर क्या हो गया, x y। y अब कहाँ पर स्लोप निकालना है, 2 एट पॉइंट 2 2 कॉमा 1 1 पर निकालना है। तो dy बाय dx 2 x इक्वल टू y इक्वल टू 1 माइनस 2y। सो स्लोप क्या हो गया, माइनस dy dx का है ना स्लोप, समझ गए। फाइंड स्लोप ऑफ tangent on given equation of curve y बराबर 2x स्क्वायर 4x प्लस एट पॉइंट x इक्वल टू निकालना स्लोप बराबर dy बाय dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट में tan थीटा बराबर dy बाय dx क्या हो जाएगा 2 इंटू x 2 माइनस 3 का ऐसे x पावर 1 है ना, हाँ कांस्टेंट का 0 4x। अब हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, एट पॉइंट x बराबर 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू इक्वल टू 4 मैक्सिमा मिनिमम, मैक्सिमा एंड मिनी स्क्वायर इंटीग्रेशन मैक्सिमा मिनिमम। मैक्सिमा मिनिमम क्या है, जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x, इफ y इज द फंक्शन ऑफ x y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर है ना, x का इधर क्या है, y देखो तो x के इस वैल्यू के लिए x1 के लिए y का वैल्यू सबसे ज्यादा हाँ है सबसे ज्यादा, हाँ इसको कहेंगे एक्सट्रीमियम मैक्सिमम। और x के इस वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या है, सबसे छोटा कम है नहीं है, तो y क्या हो गया, यहाँ टेंजेंट डालो, डाल दिए टेंजेंट, हाँ ये टेंजेंट किसके पैरेलल, x के पैरेलल है, हाँ तो इसका मतलब dy बाय dx यहाँ क्या होगा 0 0। यहाँ भी टेंजेंट क्या है, x के पैरेलल है, तब तो टेंजेंट x के पैरेलल है तो स्लोप इसका 0, हाँ dy बाय dx क्या होगा 0 स्लोप बराबर क्या पड़ेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर dy बाय dx। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट जो है x के पैरेलल का स्लोप तो 0 होगा, स्लोप 0 मतलब dy बाय dx। कहने का मतलब फंक्शन जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, जिस पॉइंट पर मिनिमम मैक्सिमम होगा और जिस पॉइंट पर मिनिमम होगा वहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा 0 0। एंड फंक्शन फॉर मैक्सिमा मिनिमा लिखो, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा slope of tangent, slope of tangent at
दैट पॉइंट इक्वल टू, 0 इसका मतलब है कि dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dy बाई dx 0 हो जाएगा। हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो y रहा है, बढ़ रहा x बढ़ने पर y बढ़ रहा है, हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन बढ़ते 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 0 हो गया। इसका मतलब है कोई चीज बढ़ते 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 अगर 0 हो गया, इसका मतलब बढ़ रहा था कि घट रहा था, घट रहा घट रहा था ना। 0 ऐसे जा रहे हैं ऊपर, पॉजिटिव से, इस कहने का मतलब ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से 0 हो गया, इसका मतलब घट रहा है। पॉजिटिव से कोई 0 हो जाता है, समझो घटिए ना रहा है, तो घट रहा है, इसका मतलब है कि डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो फॉर मैक्सिमम, और मैक्सिमम यहाँ एवरी पॉइंट पर स्लोप बदलेगा, हाँ तो स्लोप का डिफरेंशिएशन जो है, स्लोप का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव से 0 हो रहा है, मैंने डिक्रीज कर दिया पॉजिटिव से 0, इसका मतलब है कि लेस देन 0, पता ना डिक्रीजिंग फंक्शन जो होता है उसका डिफरेंशिएशन जो होता है 0 से छोटा होता है। यहाँ पर एवरी पॉइंट पर स्लोप बदलेगा ना, तो स्लोप का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, लेस देन 0, पॉजिटिव से 0 हो गया, समझ रहे हैं, पॉजिटिव से क्या हो गया 0 इसका मतलब स्लोप जो है डिक्रीजिंग फंक्शन में dy बाई dx, और स्लोप बराबर क्या पढ़ा है, dy बाई लेस देन 0 और डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन को लिखते हैं ऐसे d2y बाई dx स्क्वायर, वो कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव, माने डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो d2 का मतलब हो गया 2 बार डिफरेंशिएट करना, जैसे dy बाई dx d पावर 1 है तो एक बार डिफरेंशिएट करना y को x के रिस्पेक्ट में, d2 लिख दे माने y को x के रिस्पेक्ट में क्या बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार 2 बार, d3 लिख दे तो क्या बार डिफरेंशिएट करना है, 3 बार 3 बार, समझ गए। तो मैक्सिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव जो होता है लेस देन 0 होता है, ठीक है। अब फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव, अब देखो यहाँ से ऐसे आ रहे हैं तो निगेटिव था, ऐसे निगेटिव था क्या, निगेटिव, और निगेटिव से 0 आ गया, तो निगेटिव से 0 आ गया तो बढ़ गया, बढ़ गया, और कोई चीज निगेटिव था वो 0 हो गया, इसका वैल्यू बढ़ गया, पॉजिटिव था से 0 हो गया मतलब वैल्यू बढ़ गया। इसका मतलब है कि dy बाई dx स्लोप ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और dy बाई dx जो लिख लिए थे, ठीक है, अब क्या होगा, dy बाई ग्रेटर देन, 0 अब डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन d2y बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन, तो याद रखो मिनिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा, और मैक्सिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा, छोटा, x के जिस वैल्यू के लिए होगा वह फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा इधर मिनिमम, ठीक है। तो पहले लिखो sin x प्लस √3 cos x, ठीक है, कहता फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हेन x कहाँ से कहाँ तक, 0 से बड़ा बराबर पाई, x का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से, उसके बीच में कहता है x के y का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर पाई। तो सबसे पहला काम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो पहले तो dy बाई dx इसका निकालेंगे, तो फंक्शन जहाँ मैक्स फॉर यहाँ लिख देंगे फॉर
मैक्सिमा एंड मिनिमम मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम पहले डी बाई डी एक्स निकालो, डी बाई डी एक्स क्या कर देना है 0, y का वैल्यू रख दो sin x प्लस √3 cos x। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन Cos। x के रिस्पेक्ट में क्या होगा cos x, अब cos का क्या होगा माइनस साइन होगा ना। अब क्या होगा यहां से निकाल लो cos x बराबर √3, इधर ले आते हैं tan x बराबर क्या होगा 1 बाई √3, x बराबर कितना 30 डिग्री, या 0 से 2 पाई रेंज रखो, 0 से कहाँ था, ठीक है। और कहाँ tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और क्या बताया था थर्ड में, तो एगो 30 हो गया, 100 एगो आएगा 180 प्लस 30, थर्ड में चल जाएगा ना 210। इसका मतलब x का क्या वैल्यू पॉसिबल है 2 आएंगे पॉसिबल, जिसके लिए tan x का वैल्यू 1 बाई √3। वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा या इस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा तो पता तो नहीं, तो इसको चेक करो एक बार और डिफरेंशिएट करो अगेन, ठीक है। d2y बाई तो dy dx इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx, नहीं ऐसा लिख सकते हैं ना, dy बाई dx कितना आया था, कितना cos x माइनस √3 cos x कितना माइनस sin x और √3 sin x का cos x होगा। अब रखो वैल्यू एट x इक्वल टू 30 डिग्री रख देते हैं, तो d2y बाई dx स्क्वायर sin 30 1 बाई 2 है ना, cos 30 √3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 2 हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया है लेस देन 0 आ गया, नहीं आ गया माइनस 2 0 छोटा ना आ गया, d2y बाई dx स्क्वायर क्या आ गया तुम्हारा d2y बाई dx स्क्वायर आ गया माइनस 2 लेस देन 0 में ना आ गया हैं, लेस देन जब 0 आ गया तभी क्या पड़ा लेस देन, सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा आता है तो x के इस वैल्यू के लिए y का वैल्यू मैक्सिमम देखो यहां निकाल लो, तो y मैक्स y के वैल्यू क्या था, y का वैल्यू कितना लिखे थे क्वेश्चन में, y स्टूडेंट लिखा था क्वेश्चन sin x sin 30 प्लस √3 cos बराबर 1 बाई 2 3 बाई 2 हो जाएगा, तो y का मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा। अगेन रन नाउ, अब जो है एट x इक्वल टू 220 डिग्री, तो d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू रखो sin 210 डिग्री √3 cos 210 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे d2y बाई cos 2 sin 210 180 प्लस 30, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाएंगे साइन तो नेगेटिव है होगा, साइन 30 हो जाएगा, माइनस और प्लस लिख दें पर 180 प्लस 30, थर्ड क्वाड्रेंट cos भी नेगेटिव होगा,
माइनस माइनस प्लस प्लस 3 कॉस 30 नो चेंज वही थी ना। हाँ क्या हो गया ग्रेटर दैन 0 तो इसका मतलब है कि x के इस वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव 0 से बढ़ा गया। इसका मतलब है y मिनिमम होगा मिनिमम होगा और y मिनिमम इस एंगल के लिए y का वैल्यू कम होगा। रख दो साइन 210 डिग्री प्लस √3 cos 200 माइनस साइन किस माइनस √3 cos माइनस 1/3 बाय लेस देन 0 0 तो ये y का मिनिमम वैल्यू माइनस आ गया मैक्सिमम वैल्यू प्लस 2 मिनिमम वैल्यू माइनस ये लिख लो इंटीग्रेशन का है डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन सम फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन सम फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूला इंटीग्रेशन चिन्ह ऐसा समझ गए sin x dx sin x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और इंटीग्रेशन देखो इंटीग्रेशन और समेशन में क्या अंतर है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना छोटी छोटी चीज को जोड़ना है ना तो इंटीग्रेशन और बड़े बड़े चीज को जोड़ना तो समेशन। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 10 तक जोड़ना तो इसके लिए समेशन ऑपरेट करें। इसको समेशन ऐसे लिखूंगा समेशन n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा n का वैल्यू 10। समेशन वहाँ ऑपरेट होता है जहाँ बड़ा बड़ा वैल्यू जोड़ना होता है और समेशन में को हटा के इंटीग्रेशन कब लगाते हैं जब छोटे छोटे वैल्यू को जोड़ना होता है। तो समेशन को हटा के क्या लगाते हैं इंटीग्रेशन। आखिर ये छोटा वैल्यू क्यों हो गया क्योंकि sin x तुम्हारा बड़ा वैल्यू है लेकिन dx इससे मल्टीप्लाई करो वैल्यू तो बहुत छोटा है। जैसे मान लो 0.00000000008 को मल्टीप्लाई किए 6 से 6 तो बड़ा वैल्यू है लेकिन इससे मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो तो छोटा वैल्यू है। तो 8 6 क्या होगा 48 होगा। तो जोड़ना रहता है इंटीग्रेशन वहाँ लगाते हैं जहाँ छोटे वैल्यू। बस देखो अब 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 2 2 4 2 6 कहीं तक रहेगा 0.002 4 2 6 से रहेगा 8 6 का 45। ये वैल्यू क्या बहुत बड़ा है बहुत छोटा वैल्यू। तो बहुत छोटे वैल्यू को जोड़ने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं इंटीग्रेशन। समझ गया इसलिए इंटीग्रेशन यहाँ लगा क्योंकि sin x के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला टर्म है वो बहुत छोटा है इसलिए पूरा का प्रोडक्ट क्या हो गया बहुत छोटा हो गया। यहाँ भी लोअर लिमिट होगा और अपर लिमिट होगा। x का मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा नहीं x का जो है मिनिमम वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। यहाँ भी लोअर लिमिट अपर लिमिट समेशन था ना लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटीग्रेशन लेकिन अभी लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको c कहेंगे इंटीग्रल क्या कहेंगे इंटीग्रल कांस्टेंट। अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट देल है तो इंटीग्रल कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। समझिएगा अभी तो लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है तो याद रखना cos x का सीधा होता है sin x। देखो sin x का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को उल्टा। तीसरा
x टू द पावर 8 dx क्या होगा x टू द पावर n प्लस 1 बटे 8 प्लस 1 प्लस लेकिन here n plus 1 not equal to जब n not equal to minus यहाँ n का वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है ऑल वैल्यू आर पॉसिबल एक्सेप्ट -1 नहीं होना चाहिए तो ये फॉर्मूला लगा दो देखता है डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट होता था घटता था यहाँ जुट रहा है n plus 1 प्लस वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए ठीक है चौथा सेक का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा tan x प्लस पांचवा sec x इंटू tan x बराबर क्या होगा sec x प्लस हो जाएगा छठवां cosec स्क्वायर x dx ठीक है माइनस cot x प्लस सातवां cosec x इंटू cot x dx माइनस cosec x प्लस ठीक है आठवां e पर पावर x dx e पर पावर x नौवां ax प्लस b a b कांस्टेंट है यहाँ लिख दो इक्वल टू ln ax प्लस और x का कोफिशिएंट जितना रहेगा ना वहाँ पर भागा पड़ जाएगा समझ गए जकरा में इंपॉर्टेंट क्या क्या है इंपॉर्टेंट है पहला स्टार्ट कर लो दूसरा तीसरा ठीक है आठवां नौ ठीक है जैसे मान लो एक्स स्क्वायर dx एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर एक n बराबर कितना है 2 प्लस 1 बटे और ओकरा में गुना होता था घटता था एकरा में जुड़ेगा भागा पड़ेगा प्लस c बराबर क्या हो गया एक्स क्यूब बाई प्लस c हो गया अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स है तो करना क्या इसको अलग अलग कर लो एक्स स्क्वायर गुना डी एक्स कर लेंगे 2 कांस्टेंट है तो 2 का बाहर इंटीग्रेशन कर दो एक्स 4 कांस्टेंट है डी एक्स लिख दिया है अब x पर पावर कितना है 2 x पावर कितना है 1 dx है ना तो dx का इंटीग्रेशन x dx का इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन y x क्यूब y इसी कट जाएगा और x प्लस समझ गए पहला दूसरा तीसरा पर लिख लो
यही में अगर मान लो तुमको लिमिट दे रहेगा, क्या दे रहेगा? लिमिट जैसे मान लो 0 से लेके 2 तक 2x माइनस 4dx है ना। हाँ तो क्या करना है? 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x गुना dx 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, dx लोअर लिमिट 0, इसको कहेंगे लोअर लिमिट, 2 को कहेंगे अपर लिमिट अपर लिमिट। 0 से लेकर के अब 2x पावर कितना है? 1 तो 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, 0 से लेकर के 2 dx का तो x जानिए रहे हो, हाँ 0 से 2 से 2 कट गया। अब x से जहाँ पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, x से जहाँ पर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 अपर लिमिट x से जहाँ पर 2 2 लोअर लिमिट 0 4 माइनस स्वयं बता गया। तो वैसा वाला बनाओ, जब लिमिट दे रहेगा तो सी लिखने की जरूरत, नहीं है इसको कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर 9x माइनस 0 से लेकर के 1 एक्स स्क्वायर 9 x dx ना, स्टार्ट कर दिया 0 से लेकर 0 से लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब n बराबर कितना है? 2 प्लस 0 से 1 प्लस 1 बटे 0 से 0 से अब x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 लोअर 0 x बराबर 0 रखेंगे, 0 क्यूब 0 रहेगा, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 9/2 0 रखेंगे तो 0 रहेगा, x जहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 गुना 1। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 होगा, 2 27 माइनस 6 तो नीचे होगा ना। 29 माइनस 12 क्या हो गया? 17 होगा। तरीका समझे?